मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ओडिशा दौरा। ओडिशा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। मोहन चरण मांझी लेंगे ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। बद्रीनाथ और मंगलोर सीट पर प्रत्याशी के पैनल के लिए बनाए पर्यवेक्षक। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से बातचीत और ग्राउंड सर्वे के आधार पर पार्टी देगी टिकट। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास बस हादसा। करीब 20 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, 3 महिलाओं की मौत। तीर्थयात्रियों को राहत। ऋषिकेश और हरिद्वार में यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की सीमा खत्म। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए जिलाधिकारी को दिए निर्देश। नमस्कार, मैं उदय देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। और खबर देहरादून से है, जहां उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। बद्रीनाथ और मंगलोर सीट पर प्रत्याशी पैनल के लिए पर्यवेक्षक बनाए हैं। मंगलोर विधानसभा के लिए प्रदेश महामंत्री और राजपुर विधायक को जिम्मेदारी मिली है। मंत्री धन सिंह रावत और रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी संभालेंगे मोर्चा। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। बद्रीनाथ और मंगलोर सीट पर प्रत्याशी पैनल के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। तो मंगलोर विधानसभा के लिए प्रदेश महामंत्री और राजपुर विधायक को जिम्मेदारी मिली है। मंत्री धन सिंह रावत और रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी संभालेंगे मोर्चा। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विनय सूद जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे विनय का। विनय, उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। इसके साथ ही प्रत्याशी पैनल के लिए भी पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। क्या अधिक जानकारी? आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर पार्टी पर्यवेक्षकों की अगर बात करें तो पर्यवेक्षक जो है वो भी यहाँ पर बना दिए गए हैं बीजेपी द्वारा उत्तराखंड में। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि चुनावी बोर्ड में जो बीजेपी है वो लगातार रहती है और अब इस चुनाव को लेकर के जिस तरीके से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं उसमें पर्यवेक्षकों की बात करें तो राजपुर उत्तराखंड के राजपुर से जो विधायक है खजानदास, उनको यहाँ पर मंगलोर की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी की, तो उनको भी जो है जिम्मेदारी दी गई है। उनको पर्यवेक्षक जो है इस दौरान बनाया गया है। साथ ही साथ बद्रीनाथ की अगर बात करें तो बद्रीनाथ के लिए भी जो है यहाँ से भरत चौधरी जो कि रुद्रप्रयाग से विधायक है उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को भी जो है इस दौरान जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो तमाम जो तैयारी है वो बीजेपी की अब शुरू हो चुकी है और उपचुनाव में किस तरीके से कार्य किया जाना है, किस तरह से जनता के बीच जाना है, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी यहाँ पर इसकी शुरुआत करने वाली है। जी बिल्कुल। फिर 2 सीटों पर उपचुनाव होना, ऐसे मतदान को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं? क्योंकि देखा जाए तो 13 जुलाई को काउंटिंग होगी। ऐसे में किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मतदान को लेकर की जो है पूरी तैयारियां जो है पार्टी की तरफ से अब की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रत्याशियों की बात करें तो जल्द ही प्रत्याशियों की जो घोषणा है वो भी दौरान हो जाएगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर राजेंद्र भंडारी जो कि बद्रीनाथ से विधायक थे, उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से इस्तीफा दिया था कांग्रेस पार्टी से और उसके बाद में जो सीट है ये खाली हो गई थी बद्रीनाथ वाली, तो इसको जो है अब यहाँ पर इसको लेकर के जो है ये उपचुनाव किए जाना है। साथ ही साथ 2 सीटें जो है यहाँ पर खाली है। इसके अलावा जो दूसरी सीट है मंगलोर सीट वो भी खाली है, क्योंकि इसमें जो सामायिक जिस तरीके से निधन यहाँ पर विधायक का हुआ था, तो ऐसे में जो दूसरी सीट है ये भी खाली हो गई है। तो इन दोनों पर ही उपचुनाव होने जा रहे हैं और पूरी तैयारियों में जिस तरह से बीजेपी पार्टी अब जुट चुकी है, तो इसको लेकर जल्द ही प्रत्याशियों की भी घोषणा इस दौरान कर दी जाएगी। बिल्कुल विनय, अगर देखा जाए तो 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? क्योंकि तैयारियां तो दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी की है, लेकिन अगर बात करें तो किसका पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है? और अगर हम
पूर्व में हुए चुनावों को देखते हुए वर्तमान में होने वाले चुनावों का आकलन करें तो कौन मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर अगर बद्रीनाथ की बात की जाए तो बद्रीनाथ से जिस तरह से राजेंद्र भंडारी जो है यहाँ पर विधायक थे और उन्होंने इस्तीफा अपने सीट से दिया था, तो ऐसे में अब यहाँ पर वो पलड़ा भारी की अगर बात करें तो क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर वोट प्रतिशत भी अभी लोकसभा चुनाव के दौरान गिरता हुआ दिखाई दिया है राजेंद्र भंडारी की जो सीट है वहां से, तो बीजेपी में जिस तरह से वो शामिल हुए, ऐसे में देखा जा सकता है कि अब क्या उनको फिर से जो है यहाँ पर जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से उनको यही सोच करके पार्टी में वो शामिल हुए थे और अब जो है प्रयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पार्टी उनको फिर से जो है यहाँ पर टिकट दे सकती है, लेकिन अभी ये संशय यहाँ पर बना हुआ है कि इनको टिकट दिया जा सकेगा या नहीं दिया जा सकेगा। साथ ही अभी कांग्रेस की भी अगर बात करें तो कांग्रेस की भी तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है और अब कांग्रेस भी जल्द ही अपने प्रत्याशियों की जो घोषणा है वो इस दौरान करने वाली है। बिल्कुल विनय, अगर देखा जाए तो इन दोनों ही सीटों पर दोनों पार्टियां पूरा जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो इन दोनों सीटों पर ऐसे कौन से दो नाम है जो कि रेस में आगे चल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें उदय कि अभी नामों को लेकर के किसी तरीके से कोई चिंतन मंथन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है दोनों ही पार्टियों में। हालांकि प्रयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी से जिस तरह से राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल हुए हैं बद्रीनाथ सीट को छोड़कर, उनको फिर से जो है वहां से टिकट दिया जा सकता है। हालांकि अभी कांग्रेस ने स्थिति इसमें साफ नहीं की है, लेकिन किसी बड़े चेहरे को उतारने की तैयारी में जो है इस बार कांग्रेस में रहने वाली है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से कहती है, कांग्रेस के जो बयान आते हैं कि जो बड़े चेहरे उनके पास है अगर वो इस चुनाव में उतरे तो उनको जीत मिल सकती है। हालांकि हो सकता है कि इस बार वो किसी बड़े चेहरे को इस दौरान यहाँ पर मौका दे, लेकिन अभी जो स्थिति है वो दोनों ही पार्टियों की क्लियर नहीं हो पाई है। हालांकि जो तैयारियां हैं वो बीजेपी की तरफ से शुरू हो चुकी है और पर्यवेक्षकों को के जो नाम है उन्होंने जारी कर दिए हैं। अब तमाम जो यहाँ पर तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। जी बिल्कुल विनय, अगर देखा जाए तो प्रत्याशी चयन में दोनों ही पार्टियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से करीब 6 नामों का जो पैनल है वो बनाया जाएगा और उसको शीर्ष नेतृत्व को भेजा जाएगा और उनमें से किसी एक नाम का फाइनल होगा। ऐसे में किस तरह की चुनौतियां दोनों ही पार्टियों को नजर आ रही प्रत्याशी चयन में? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पैनल की बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर पैनल के लिए बात कही गई है और छह यहाँ पर नामों के जो पैनल है वो तैयार किए जाने हैं, तो ऐसे में दोनों ही पार्टी जो है वो अपने अपने जो अच्छे दौरान जो कार्यकर्ता है, वरिष्ठ जो कार्यकर्ता है, उनमें से किसी एक को जो है इस दौरान मौका दे सकती है। और वही अब जिस तरह से देखा जा सकता है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। शुरू से ही जो है बीजेपी लगातार अपने मैनेजमेंट को लेकर के तैयार रहती है, हर तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो चुनाव को लेकर की जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर एक बड़ी चुनौती जो है कांग्रेस के सामने भी रहती है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई चुनाव लड़ने के लिए इस तरीके से चेहरा नजर नहीं आता है। हालांकि अब यहाँ पर कांग्रेस भी दावा ठोक रही है कि वो चुनाव जिस तरीके से होंगे उसमें किसी बड़े चेहरे को शायद वो इस बार यहाँ पर टिकट दे सकते हैं दोनों ही विधानसभा सीट से। अब देखने वाली जो बात होगी वो यही होगी कि किस तरीके से जो है दोनों सीटों पर कौन सा प्रत्याशी जो है जीत हासिल करेगा। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियों ने उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं और कहीं ना कहीं पर्यवेक्षकों को भी नियुक्त कर दिया है। विनय, धन्यवाद आपका इस अधिक जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति कर दी। कहीं ना कहीं नामों का पैनल तैयार करके शीर्ष नेतृत्व को भेजा जाएगा। इसके बाद अंतिम नाम जो है वो फाइनल होंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां उत्तराखंड में गंगोत्री हाईवे पर बीती रात हादसा हो गया, जहां श्रद्धालु को लेकर जा रही बस गंगनानी के पास करीब 20 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई है, 26 लोग घायल हुए हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया है। फिलहाल सूचना मिलने पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, वन, फायर, आपदा प्रबंधन, क्यूआरटी और राजस्व विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची है और घायलों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है।
बता दें कि उत्तराखंड में गंगोत्री हाईवे पर बीती रात बड़ा हादसा हो गया, जहां श्रद्धालुओं को लेकर जा रही बस गंगनानी के पास करीब 20 मीटर गहरी खाई में गिर गई है। इस हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 26 लोग घायल हुए हैं। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया है। फिलहाल सूचना मिलने पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, वन, फायर, आपदा प्रबंधन, क्यूआरटी और राजस्व विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची है और घायलों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों की समस्याएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जनप्रतिनिधियों से लेकर शासन तंत्र तक इससे बेखबर है। स्थिति यह है कि पहाड़ी क्षेत्र के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। हर व्यक्ति के लिए आधार कार्ड बहुत जरूरी है। आधार कार्ड नहीं होने से लोगों को वे सभी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो उन्हें मिलना चाहिए। आधार केंद्रों की हालत यह है कि उन्हें ढूंढने के लिए लोगों को दूरबीन का सहारा लेना पड़ रहा है। क्या है पहाड़ी क्षेत्र में आधार केंद्रों की स्थिति, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तरकाशी में आधार कार्ड लोगों की एक समस्या बन चुकी है। गंगोत्री से उत्तरकाशी तक, बड़कोट से उत्तरकाशी और लंबगांव, कंडीसोर से उत्तरकाशी तक करीब 70 से 80 किलोमीटर के क्षेत्र में केवल एक आधार सेंटर है। यह आधार सेंटर भी कभी खुला रहता है तो कभी बंद। इसके खुलने और बंद होने का कोई भी समय निश्चित नहीं है, जबकि इस सेंटर पर दूर दराज से लोग आधार कार्ड बनवाने आते हैं, जिसमें उन्हें किराए भाड़े में ही 400 से 500 रुपए लग जाते हैं। लेकिन आधार सेवा केंद्र के बंद होने से निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े क्षेत्र में केवल एक ही आधार सेवा केंद्र है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इससे पहले जहां 4 से 5 आधार सेवा केंद्र थे, जो अब बंद हो चुके हैं। दूरस्थ क्षेत्रों से जो है लोग आ रहे हैं लगातार। आधार कार्ड में कई तरह की समस्या आती है, या नए आधार कार्ड बनाने हो या किसी का करेक्शन करना हो। और जिस तरीके से पूर्व में जो है काफ़ी सेंटर भी हुआ करते हैं, आज जो है वर्तमान स्थिति ये है कि एक भी सेंटर जो है यहाँ मुख्यालय में जो है मौजूद नहीं है। सिर्फ एक जो बिरला गली के पास है, वो भी जो है सीमित 20 या 25 लोगों का ही एक दिन में कार्य कर पा रहा है। पर पूर्व में जैसे कि कलेक्ट्रेट में जो है सरकारी उसमें जो है वो बन रहा था, इस तरह के सारे सेंटर जो है बंद हो रखे हैं, जिससे जो आम जन को बहुत परेशानी हो रही है। उत्तरकाशी जिला जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है, लेकिन मात्र यहाँ पर जो है 2-3 सेंटर है, लेकिन वो भी प्रॉपरली यहाँ पर जो है ऑपरेट नहीं हो पाते, कोई संचालित नहीं हो पाते। लेकिन अगर बात करूँ तो न्यू बॉर्न बेबी की और जो एंड ऑफ द ईयर में जो चल रहा है, उसमें डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें जैसे कई लोग क्या होते हैं, ग्रामीण आ जाते हैं, एडमिशन का टाइम होता है, बैंक का अकाउंट खोलना है, उसमें आधार बहुत ज़रूरी है, या फिर बैंक का पैसा का लेना देन करना तो उसमें आधार लिंक होना बहुत जरूरी। लेकिन जब आधार ही नहीं है, उसमें क्या है कि कुछ चेंज करना है, तो इसमें बहुत बड़ी समस्या हो रही है। यहाँ पर जो है आधार सेंटर खोलना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र के डूंडा में महिला एवं बाल विकास में एक आधार सेवा केंद्र था, वे भी बंद कर दिया गया है। वहीं चिनियाली सोड़ के तहसील में एक सेंटर है, इसके भी यही हाल है। ये आधार सेवा केंद्र कभी खुलता है तो कभी बंद रहता है। आधार सेवा केंद्र की कमी होने से गिने चुने आधार सेवा केंद्रों पर काफी भीड़ जमा रहती। आधार सेवा केंद्र से कुछ लोगों के आधार कार्ड बनाकर बाकी सभी को लौटा दिया जाता है, जिससे निराश हुए लोगों का आना जाना बेकार हो जाता है और एक आधार कार्ड बनवाने में उन्हें खासी मशक्कत करना पड़ती है। लिहाजा इस अव्यवस्था ने भीषण गर्मी में छोटे बच्चों से लेकर बड़ों को भी परेशान कर रखा है। जनपद मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पर बिल्ला गली, जो श्याड़ा में आधार केंद्र थे, और इसके साथ ही चिनियाली सौड़, बड़कोट तहसील मुख्यालय में भी आधार केंद्र थे। और अभी सिर्फ यहाँ पर पूरे जनपद में एक ही आधार केंद्र चल रहा है। और इससे काफ़ी, क्योंकि आधार एक आज के समय में आधार एक व्यक्ति की पहचान है। एक आम व्यक्ति की सबसे मूलभूत आवश्यकता आज हम कहें तो आधार है। उसको जिला प्रशासन को संज्ञान में इस मामले को लेना चाहिए और जल्द ही आधार यहाँ पर आधार केंद्र बंद हो गए हैं, इनको खुलवाना चाहिए। इस मामले में हम बात करें जनप्रतिनिधियों की, तो अधिकांश जनप्रतिनिधि क्षेत्र के लोगों से केवल वोट लेने तक ही सीमित है। क्षेत्रीय विधायक ने भी इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया है। उत्तरकाशी जनपद के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अनिल रावत से जब बात की गई तो उनका कहना है, यूआईडी के नियमों के हिसाब से आधार सेवा केंद्र को एक सरकारी कर्मचारी ही ऑपरेट कर सकता है और आधार सेंटर सरकारी भवनों में ही संचालित किए जाएंगे। इसके लिए 3 बार टेंडर निकाले जा चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने टेंडर नहीं डाला है, जिसके कारण प्राइवेट में चल रहे आधार सेंटर लगातार बंद हो रहे हैं। इसी के कारण जनता परेशान है। फिलहाल आने वाले कई महीनों तक इस समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला है। सारे काम आजकल आधार कार्ड से ही होते हैं, लेकिन जो चाहे वो न्यूबॉर्न बेबी हो, चाहे वो
स्कूल के स्टूडेंट हों चाहे वो जनता हो। तो आजकल CSC सेंटर बंद पड़े हुए हैं, सारे आधार कार्ड सेंटर बंद हैं, तो लोगों को एक कतार बना के आधार सेंटर में खड़े रहना पड़ता है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं प्रशासन से यही अनुरोध करना चाहूँगी कि जो ये सारी परेशानियां हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आधार कार्ड बनने में कोई परेशानी ना हो। भारत सरकार का जो UIDAI डिपार्टमेंट है जो पूरा आधार को हैंडल करता है, उनकी तरफ से एक लेटर आया था कि इन हाउस मॉडल के थ्रू ही अब आधार के जो सेंटर हैं वो चलने। तो इन हाउस मॉडल के थ्रू ऐसा था कि जो भी एम्प्लॉयज़ में काम करेंगे, आधार के जो भी ऑपरेटर होंगे, वो या तो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उन्हें रखा जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे जो अभी ऑपरेटर काम कर रहे थे वो कमीशन बेस पे काम कर रहे थे, और जब उनकी आईडी एक बार बंद हुई तो वो लगभग 1 साल के लिए बंद हुई, और उसके बाद वो ओपन इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि इन हाउस मॉडल में हम उसे अभी तक ला नहीं पाए थे। तो हमने क्योंकि इसके लिए विज्ञप्ति 2 बार पहले भी जारी करी थी, तो इसमें अभी तक कोई भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। शासकीय कामकाज से लेकर निजी कामों में जहां लोगों को आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं। लोग इसके लिए परेशान हो रहे हैं। अब देखना है कि लोगों की इस समस्या का निराकरण कब और कैसे होता है। जनपद उत्तरकाशी में आजकल एक बहुत बड़ी समस्या आ रखी है, क्योंकि यहाँ पे जो आधार सेंटर है वो कहीं ना कहीं जो है बंद दिख रहे हैं। बात करूं उत्तरकाशी के चिन्हाली सोड़ में एक आधार सेंटर है, लेकिन वो कभी कभार खुलता है। बात करूं बड़कोट की तो वहाँ पे भी एक आधार सेंटर है, लेकिन वो कभी कभी खुलता है। उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय की बात करूं तो यहाँ पे एक बिल्ला गली में आधार सेंटर है, लेकिन वो भी जो है कम से कम एक दिन में 30 से ज़्यादा आधार कार्ड नहीं बना रहा है, जिसके कारण से जो स्थानीय लोग हैं उनको जो है आधार कार्ड बनाने में बहुत समस्या आ रही है। और लोग जो है 2 महीने के बच्चों से लेके जो है यहाँ पे जो है बुजुर्ग लोग तक जो है लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन जो है उनका नंबर जो है कभी 10 दिनों में आता है, कभी 15 दिनों में आता है। यानी कि एक आधार कार्ड में एक फ़ोन नंबर अपडेट करने में जो है कम से कम 15 से 20 दिन लोगों के लग जा रहे हैं। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं आधार जो देखते हैं यहाँ पे, उनसे मेरी जब बात हुई तो उनका कहना है कि जो है ये जो मामला है ये सेंटर से UID से होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है उनके द्वारा यहाँ पे होता है, और वो यहाँ से जो है पत्राचार लगातार कर रहे हैं। लेकिन जो है UID के जो आदेश हैं कि उनका कहना है कि जो है केवल जो है सरकारी एम्प्लॉई या सरकारी बिल्डिंगों में जो है ये आधार केंद्र संचालित होंगे, और जो प्राइवेटों में दे रहे थे लगातार जो उनकी आईडियाँ बंद हो रही है। लेकिन जो सरकारी सेंटर है उसके लिए आज तक जो है किसी ने टेंडर नहीं डाले हैं, जिसके कारण से जो है आधार सेंटर जो है लगातार बंद हो रहे हैं। लोगों को आधार के चक्कर से बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी से IND24 की रिपोर्ट। हरिद्वार में चल रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत किसानों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से किसानों के साथ खड़ी रही है। कांग्रेस ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में MSP को कानूनी दर्जा देने की बात भी कही थी। बहुत सारी मांग है। हमने तो अपने घोषणा पत्र में भी कहा है कि हम MSP को कानूनी दर्जा देंगे करके, और ऋण माफी करवाएंगे, और बीमा जो है बीमे की पद्धति को सुधारेंगे, और भी बहुत सारी बातें हमने अपने घोषणा पत्र में किसानों से कही हैं। हम उससे प्रतिबद्ध हैं, और आज इनकी महापंचायत जो भी तय करेगी, मैंने जिसपाल जी से आग्रह किया है मेहरबानी करके उस पंचायत का निर्णय का एक कॉपी मुझको जरूर उपलब्ध करवा दें, ताकि मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने उनको रख सकूं। हम उस सरकार से भी मिलाने का रास्ता जानते हैं। लोकतंत्र के अंदर कई तरीके हैं। हम सड़क तो बाधित नहीं है, हम सड़क में संसद में नहीं है, मगर सड़क में रहेंगे। नहीं, देखो, एक ये अधिवेशन है, राष्ट्रीय शिविर है किसान का, और इसमें एजेंडा यही है। सबसे बड़ी बात जो है कि साल में एक बार पूरे देश का किसान यहाँ कर्नाटक, आंध्रा, हरियाणा, UP, मध्य प्रदेश, राज्य सब लोग आए हुए किसान के संगठन को मजबूत करने के लिए, और ये ताकत आप देख रहे हैं यहाँ। आज सच्चाई है ये कि किसान संगठन मजबूत, हमने यहाँ भी हम हरीश रावत जी को भी हमने अपना समर्थन दिया था, और UP में कम से कम 15 MP हमारे जीते हैं जिनको हमने समर्थन दिया कि जब किसान मजबूत होगा, जब ही देश के तानाशाहों की नकेल कसी जा सकती है। कि हम अपनी लड़ाई में कुछ कामयाब हुए, और कुछ अब जो चुनाव आ रहे हैं इसमें हमें उम्मीद है कि कुछ कामयाबी और मिलेगी। हरियाणा में भी चुनाव है। बिजली के दामों में वृद्धि को लेकर जन संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विकासनगर पहुंचकर प्रदर्शन किया और उप जिलाधिकारी को CM के नाम ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी का कहना है
कि विद्युत के दामों में जो बढ़ोतरी की गई है उससे आम जन प्रभावित हो रही है। सरकार को अपने इस फैसले को वापस लेना होगा। साथ ही बिजली के बढ़ते दामों पर रोक लगाने की मांग की। दरअसल बिजली के दामों में जिस प्रकार सरकार लगातार बढ़ोतरी करी, इसने एक आम जो उपभोक्ता है उसका जीना हराम कर दिया। सरकार कई तरह से लूटने का काम कर रही है, चाहे फिक्स चार्जेस के नाम पर सरकार को थोड़ी भी अगर सद्बुद्धि है, थोड़ा भी जनता की तरफ अगर उसको दया है तो उसे लाइन लॉस कम करने की दिशा में और तमाम जो ये यूनिट के स्लैब बनाए गए उसको 150 से 200 यूनिट का करना चाहिए और जो हमारा फिक्स चार्जेस इन्होंने हमारे पे थोपा है उसको न्यूनतम करे, जिससे आम उपभोक्ता बिजली का इस्तेमाल। जहाँ एक और पूरा देश भीषण गर्मी से तप रहा है तो वहीं दूसरी ओर चंपावत के सिफ्टी क्षेत्र के ओखला दुंगा का कोयरा ताल में लोगों को भीषण गर्मी से राहत है। सिफ्टी क्षेत्र के पीएलबी गोविंद मेहर ने बताया कि रोज कोयरा ताल में दिल्ली, लखनऊ, नोएडा, हल्द्वानी, खटीमा, बरेली, लोहाघाट से सैकड़ों की संख्या में पर्यटक परिवार सहित पहुंच रहे हैं और ताल में नहाने का आनंद उठाते हुए गर्मी से राहत पा रहे हैं। वहीं पीएलबी गोविंद ने कहा कि प्रशासन ने पर्यटकों के लिए सुविधा और सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए हैं। उत्तराखंड की प्रसिद्ध भगवान श्री विश्वनाथ और मां जगदीश शिला की डोली रथ यात्रा काशीपुर पहुंची। यात्रा के काशीपुर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने जोरदार स्वागत किया। यात्रा का स्वागत कार्यक्रम रामनगर रोड पर मेहरोत्रा एंटरप्राइजेस पर आयोजित किया गया। बता दें कि डोली रथ यात्रा के मुख्य पुरोहित उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नेथानी रहे, जिन्होंने रथ यात्रा के दौरान मुख्य पुरोहित मंत्री प्रसाद नेथानी ने पौराणिक महत्व के बारे में बताया। वहीं इस यात्रा का उद्देश्य विश्व कल्याण और देव संस्कृति को जीवित रखना है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ये यात्रा आज हमारे स्थान पे आके इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और विश्व कल्याण के लिए बहुत सद्बुद्धि की बात है। 10,500 किलोमीटर ये यात्रा चलती है। काशीपुर में एक स्थान है और ऐसे ही पूरे महीने पूरे उत्तराखंड में 10,500 किलोमीटर चलना एक बहुत बड़ी बात है। हर पवित्र धाम जाती है, 1000 से ज्यादा मंदिर जाते हैं। देवभूमि का कंसेप्ट हमारा साकार हो। हमारे राज्य की आत्मा देवभूमि की है, क्योंकि हमारे राज्य को देवभूमि का दर्जा मिला हुआ है, इसलिए ये यात्रा निकलती है। प्रतिवर्ष 16 मई को विश्वनाथ पर्वत से चली थी। 17 मई को हरिद्वार में गंगा स्नान करने के बाद ये हरिद्वार जनपद, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल होते हुए आज उधम सिंह नगर के काशीपुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।